हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 को करंट अफेयर को, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट के पार्ट फर्स्ट में कुछ टॉपिक को कवर अप किया हुआ था। यह पार्ट सेकेंड रहेगा, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर अप करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। इसमें है कि पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आईएमओ रणनीति 2023 के संदर्भ में यह टॉपिक है। देखते हैं सुर्खियों में कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने पोतों या जहाज़ों से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रणनीति को अपनाया है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इस रणनीति को समुद्री पर्यावरण समिति के 80वें सत्र में अपनाया गया, जिसे असमो की महत्वपूर्ण समिति रही है। पोत परिवहन उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इसकी मानव जनित ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए 2.89% की हिस्सेदारी रही। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। इस रणनीति के मुख्य प्रावधान के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाना तथा नए पोतों की ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाना, प्रौद्योगिकी को अपनाना और समय समय पर समीक्षा करना होता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के संदर्भ में देखते हैं कि 2008 की तुलना में 2030 तक CO2 उत्सर्जन कम से कम 40% कमी करना है। जितनी जल्दी हो सके अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन में होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन के उच्चतम स्तर को सीमित करना और 2050 तक और उससे या आसपास शून्य लेवल ग्रीन हाउस उत्सर्जन को प्राप्त करना लक्ष्य रहा है। नए पोतों की ऊर्जा दक्षता में बेहतर बनाना है। प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में देखते हैं कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने हेतु विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, जिसे 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा या लगभग शून्य उत्सर्जन करने वाले विकल्पों जैसे प्रौद्योगिकियाँ, ईंधन या ऊर्जा स्रोत की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 5% करना और इसे 10% तक कमी लाना है। समय समय पर समीक्षा करना और पंचवर्षीय समीक्षा पहली समीक्षा 2028 में होगी। इसके संदर्भ में इस रणनीति के मुख्य प्रावधान है। अब आता है कि उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के बारे में कि क्लोज्ड लूप स्क्रबर, जिसके तहत निर्गत गैसों को स्वच्छ करने के लिए क्षार जैसे सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन के बारे में यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के टेल पाइप उत्सर्जन को लगभग शून्य स्तर पर पहुंचा देता है। और स्लो स्टीमिंग के बारे में इसके तहत मालवाहक पोतों में ईंधन की खपत, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी गति को जानबूझकर कम किया जाता है। इसके संदर्भ में अब आता है पोतों से ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि नियमों और विनियमों का पालन करना, जिसमें उत्सर्जन में कमी के लिए बनाई गई रणनीतियों के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। रेट्रोफिटिंग की उच्च लागत के संदर्भ में देखते हैं कि यह पोतों के इंजन में नवीनतम डिकार्बनाइजेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। पारंपरिक ईंधन को त्यागने में बाधा के संदर्भ में कि कम कार्बन उत्सर्जन के लिए ईंधन के विकल्प काफ़ी महंगे होते हैं। और अन्य चुनौतियों में देखते हैं कि इसमें अधिक कार्यबल, संसाधन, प्रभावी निगरानी और सहयोग की आवश्यकता आदि शामिल होती है। अब आता है पोतों से उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य प्रयास में देखते हैं भारत के संदर्भ में कि पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित बंदरगाह के लिए हरित सागर दिशा निर्देश 2023 को जारी किया हुआ है। भारत आईएमओ को ग्रीन वाइलेज 2050 के प्रोजेक्ट के तहत चुना जाने वाला पहला देश है। मैरीटाइम विजन 2030 एक संधारणीय समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना की गई और कुछ बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा और ये बंदरगाह 2030 तक हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन में सक्षम होंगे। इसके संदर्भ में ये भारत के संदर्भ में है। अब जानते हैं विश्व के संदर्भ में कि यह हरित परिवहन पोत परिवहन गलियारे में क्लाइड बैंक घोषणा पत्र भारत का इसका हस्ताक्षर करना नहीं रहा हुआ है। संधारणीय समुद्री परिवहन के लिए वित्त पोषण गोलमेज पहल है। यह आईएमओ, यूरोपीय पुनर्निर्माण बैंक, विकास बैंक तथा विश्व बैंक की संयुक्त पहल है तथा यह वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्र नेटवर्क है और इसे यूरोपीय संघ या आईएमओ ने आरंभ किया हुआ है। आईएमओ केयर्स फाउंडेशन प्रोजेक्ट 2022 से 2024 में स्टार्ट किया गया है विश्व के संदर्भ में। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि हमें पोत परिवहन उद्योग में होने वाले उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता होती है, जिसके निम्नलिखित उपायों के जरिए संभव किया जा सकता है। नवाचारी डिकार्बनाइजेशन समाधानों को अपनाकर, वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित करके, बाजार आधारित उपायों जैसे उत्सर्जन आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देकर, विकासशील देशों में सहायता में जिसमें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण देकर और बुनियादी ढांचे जैसे पाइपलाइन, भंडारण की सुविधाओं को बेहतर बनाकर आदि इसके संदर्भ में प्रमुख निष्कर्ष हैं।
अब आता है पवन ऊर्जा के संदर्भ में कि पवन ऊर्जा से क्या संबंधित सुर्खियां रही हैं कि हाल ही में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में पवन ऊर्जा मूल्यांकन पर संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है। पवन ऊर्जा के बारे में कि अवस्थिति के आधार पर देखते हैं कि पवन ऊर्जा के वर्गीकरण में जैसे तटवर्ती पवन ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में। तटवर्ती पवन ऊर्जा इसके तहत विंड टरबाइन या मुख्य भूभाग समुद्री किनारों के निकटवर्ती क्षेत्रों या ऊंचे स्थानों पर स्थापित की जाती है। अपतटीय पवन ऊर्जा इसके तहत विंड टरबाइन समुद्र में बड़े या जल निकायों की स्थापना की जाती है। पवन ऊर्जा के लाभ के संदर्भ में देखते हैं जिसमें स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का स्रोत है। इससे पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP26 में पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया हुआ है। इसके संदर्भ में यह स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में इसके रखरखाव में लागत में कमी आती है। हाइब्रिड प्रणाली का विकास होता है और विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। लागत प्रभावी के संदर्भ में देखते हैं कि भूमि में पर स्थापित काफ़ी उच्च अधिक विद्युत पैदा करने में सक्षम विंड टरबाइन मौजूदा समय में सबसे कम कीमत पर ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत रहा है। रोजगार सृजन के संदर्भ में देखते हैं कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत पवन ऊर्जा के विकास की दिशा में अधिक जोर देकर 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है। अन्य लाभ में देखते हैं तो यह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक है। साथ ही यह दूर तटीय क्षेत्रों तथा द्वीपीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जा रहा है। अब आता है भारत में पवन ऊर्जा के विकास में आने वाली चुनौतियों के बारे में, जिसमें भौगोलिक संलग्नता संघनता में देखें तो इसमें देश में पवन ऊर्जा के लिए आदर्श स्थल बहुत कम है और इसके लिए आदर्श स्थलों जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के भूभाग का पहले ही काफ़ी दोहन किया जा चुका है। रिपावरिंग ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति 2022 देने में विलम्ब है, जिसमें इस नीति के हितधारकों में फीडबैक मिलने के बाद सरकार द्वारा इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उच्च टैरिफ के संदर्भ में देखते हैं तो यह नवीनीकरण स्रोतों से विशेष रूप से सौर ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा को अधिक शुल्क दिया जाता है। तथा वन्य जीवों पर प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि यह विंड फार्म या वन्य जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में यह वन्य जीव विंड फार्म को स्थापित करने पर विंड टरबाइन में पंखों से टकरा जाते हैं और अप्रत्यक्ष में यह विंड टरबाइन से ध्वनि प्रदूषण, पर्यावास की हानि, प्राणियों के अस्तित्व या प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में देखा जाता है। अब आता है कि इसके संदर्भ में देखते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कि राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा 2015 के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत रूपरेखा प्रदान की गई है। पवन क्षमता को मेसो स्केल मानचित्र के संदर्भ में कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने एक मेसो स्केल मानचित्र तैयार किया हुआ है, जिसमें धरातल से 50 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर और 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा को मानचित्र किया गया। इसमें 8 राज्य मौजूद हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 के बारे में यह नीति ग्रिड से कनेक्ट बड़ी पवन सौर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने की दिशा शुरू की गई है। नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में देखते हैं कि ग्रिड से कनेक्टिविटी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और इसके तहत विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जारी की गई है। प्रोत्साहन योजना में देखते हैं कि 31 मार्च 2017 को या उससे पहले चालू की गई पवन ऊर्जाएं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। अंतर सरकारी या अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के अंतर्गत शुल्क में छूट रहेगी, जिसमें यह छूट सौर और पवन ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए यह 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं को लागू करेगी। पॉलिसी फॉर रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट 2016 के बारे में, जिसका उद्देश्य रिपावरिंग पुनरुद्धार करने के लिए एक सुगम व्यवस्था का निर्माण करके पवन ऊर्जा को संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन के संदर्भ में देखते हैं कि यह इरडा द्वारा वित्त पोषित नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध ब्याज दर छूट के अलावा 0.25% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट प्रदान की गई है। कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं कि पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शामिल राज्य नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और वित्तीय परिव्यय में देखते हैं कि इस नीति को लागू करने के लिए MNRE द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व पूरा नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में
अब आता है अपतटीय विंड फार्म से संबंधित कुछ चुनौतियों के बारे में कि उपयोग न की गई अपतटीय पवन ऊर्जा दक्षता क्षमता के बारे में कि यह देश में कोई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित नहीं की गई है। यह स्थिति एक समर्पित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के होने के बावजूद बनी हुई है। विंड फार्म से स्थल भाग तक बिजली पहुंचाने वाली केबल्स की रक्षा करने के संदर्भ में कि यह केबल सुरक्षा जहाजों के एंकर्स, मछली पकड़ने के बड़े जाल तथा समुद्री जल के साफ करने की आदि से करनी पड़ती है। अपतटीय विंड फार्म डिजाइन भी निर्माण और परिचालन के संदर्भ में देखते हैं कि यह संचारण, लंबे समय तक परिचालन में रहने वाली क्षमता में कमी और क्षरण, आकाशीय बिजली गिरने से समस्याएं शामिल होती हैं। स्थानीय लोगों के प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि यह समुद्री तटीय क्षेत्र में अपतटीय विंड फार्म स्थापित करने में वहां के निवासियों, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले समुदायों और असंतोष पैदा हो सकता है। साथ ही इसमें पर्यटन को भी प्रभावित हो सकता है। आगे की राय में देखते हैं कि समिति द्वारा की गई सिफारिशें और अन्य सुझाव के संदर्भ में देखते हैं कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों में नई और कुशल टरबाइन होना, कि इसमें टरबाइन को हटाकर उसमें तकनीकी रूप से एडवांस एवं कुशल विंड टरबाइन लगाई जाती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना में अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। रिपावरिंग ऑफ द विंड प्रो पावर प्रोजेक्ट मसौदा नीति 2022 के तहत इसमें मंत्रालय को यथाशीघ्र संशोधित नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस समय लागू किया गया है। अपतटीय पवन के संदर्भ में देखते हैं कि यह 2023 तक 33 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें शीघ्र ही बोली व्यवस्था स्थापित संबंधी विवरण को प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य सुझाव के संदर्भ में देखते हैं कि टैक्स ब्रेक को शुरू करना, नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना और अपतटीय विंड फार्म के अंतर्गत देखते हैं कि बड़ी टरबाइन ब्लेड्स का उपयोग करना होता है, इसके संदर्भ में। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों में देखते हैं, जिसमें पहली आती है फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश को संशोधित किया हुआ है। ये दिशा निर्देश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में धान की पराली से खेतों के बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रबंधन को संभव बनाएंगे। फसल अवशेषों को जलाने के लिए निम्नलिखित बुरे परिणाम सामने आते हैं, जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन आदि होता है। गणकीय पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, पौधों के पोषक तत्वों को हानि होती है और पर्यावरण तथा मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके संदर्भ में। इसके दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदु पर देखते हैं कि जिसमें पहला आता है कि धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाओं को शुरू की जाएगी और इन परियोजनाओं का लाभ या लाभार्थी एग्रीगेटर और उद्योग जगत में जुड़े लोग उठा सकेंगे। सरकार मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर आने वाली पूंजीगत लाभ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार परियोजना की कुल लागत 65% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और परियोजना की कुल लागत 25% उद्योग जगत उपलब्ध करवाएगा, जबकि शेष 10% योगदान किसान या ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन आदि करेंगे। राज्य सरकारें परियोजना अनुमोदित समिति के माध्यम से इस परियोजना को मंजूरी देगी और अधिक पावर वाले ट्रैक्टर्स, कटर, ट्रेडर जैसे मशीनों या उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके संदर्भ में प्रमुख दिशा निर्देश है। अब आता है फसल अवशेषों को बाह्य स्थानीय या ex-situ प्रबंधन के संदर्भ में देखते हैं कि यह ताप विद्युत संयंत्रों के परंपरागत ईंधन के बदले बायोमास प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। धान की पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो CNG का उत्पादन किया जा रहा है। धान की पराली से अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके संदर्भ में फसल अवशेष के दिशा निर्देश प्रबंधन के प्रमुख दिशा निर्देश है। अब आता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में कि विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया हुआ है। यह स्कीम योजना की कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए स्थापित एक प्रावधान है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी कार्बनीकृत करने के लक्ष्य को करने में मदद करेगी। साथ ही यह भारत 2023 तक कार्बन उत्सर्जन स्तर में 2005 से 45% की कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। यह CCTS की घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई हो, जिसमें ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 को संशोधित किया गया था। CCTS को मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में देखते हैं कि यह राष्ट्रीय संचालन समिति अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्नेंस बोर्ड का गठन किया गया है, जो विद्युत मंत्रालय के सचिव व इसके पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसकी सह अध्यक्षता करेंगे और यह समिति भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों को शासित करेगी, उनके काम की देखरेख का भी काम करेगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्बन बाजार का प्रशासक होगा। साथ ही वह निम्नलिखित कार्य भी करेगा, जिसमें उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा।
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में देखते हैं कि यह सभी व्यापारिक गतिविधियों को विनियामक ही कार्य करेगा तथा यह ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के लिए रजिस्ट्री के लिए कार्य करेगा, इसके संदर्भ में है। अब आता है कार्बन बाजार या कार्बन उत्सर्जन की कीमत तय करने वाली एक साधन होता है, जिसमें कार्बन बाजार ऐसे व्यापारिक प्रणालियों के द्वारा स्थापित किया जाता है जहां कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे या बेचे जाते हैं। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापारिक परमिट होता है जो वायुमंडल से हटाए गए या कम किए गए अलग करके संचित किए गए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, इसके संदर्भ में। अब आता है कार्बन बाजार प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें खरीद और बिक्री की होती है, जिसमें वास्तविक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है और इसमें आवंटित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इकाइयाँ होती हैं, जिसमें उत्सर्जन ए को उत्सर्जन बी को रखा गया है, जिसमें कार्बन बाजार प्रणाली के अंतर्गत इस प्रक्रिया को देखा गया है। अब आता है भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 के बारे में कि हाल ही में नीति आयोग ने ICED को लॉन्च किया हुआ है। इस बारे में जानते हैं कि यह सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्रक, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटा सेट पर वास्तविक समय आधारित डेटा को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यह उपयोगकर्ता अनुकूलन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है और यह उपयोगकर्ता को विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करने की एक सुविधा देता है। साथ ही यह डेटा बेस एक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, इसके संदर्भ में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन के बारे में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी नई बुलेटिन का पता चलता है, जिसमें ओजोन परत में निरंतर किंतु धीमी गति से सुधार हो रहा है। यह WMO के यह बुलेटिन 7 साल के अंतराल के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। बुलेटिन से संबंधित मुख्य बिंदुओं में देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसमें किए गए संशोधन ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने में 99% का सफल रहे हैं और इसमें ODS वातावरण लंबे समय तक बने रहने पर मानव निर्मित रसायन होते हैं जो सुरक्षात्मक परत को नष्ट करते हैं। जनवरी 2022 में हंगा हारापाई ज्वालामुखी प्रस्फुटन से तापमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5 से 10% को बढ़ा दी गई है। यह ज्वालामुखी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह से नीचे स्थित है, जिसमें पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन क्षोभ मंडल के ऊपर समतापमंडल में पाई जाती है, इसके संदर्भ में है। अब आता है पशुओं के बीच आपसी संचार या जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल, मीठे जल और भूमि पर रहने वाली प्रजातियों के बीच रासायनिक संचार प्रणाली में बदलाव हो रहा है। इन्फोकेमिकल्स के माध्यम से होने वाली रासायनिक संचार पारिस्थितिकी अंतःक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें जीवों में अपने पर्यावरण को महसूस करने, शिकारियों, आहार, पर्यावास साथियों पता लगाने में मदद मिलती है। इन्फोकेमिकल रसायन का एक समूह होता है जिसमें हार्मोन, फेरोमोन, एलिलो केमिकल शामिल होते हैं और शार्क मछली इन रसायनों के जरिए पानी को सूंघ कर अधिक दूरी तक मौजूद अपने शिकार का पता लगाती है और कुछ पौधों की प्रजातियां परागकणों को आकर्षित करने के लिए इन्फोकेमिकल्स का उपयोग करती हैं। हालांकि ये परागकणों को स्वयं से दूर करती हैं, जिससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से इन्फोकेमिकल्स के उत्पादन और प्रभावशीलता में भी कमी आती है, इसके संदर्भ में ये प्रमुख है कुछ बिंदु हैं। अब आता है वनस्पति जात और प्राणी जात के डेटाबेस के बारे में कि भारत ने जीव जंतुओं के डेटाबेस में से 664 जंतु प्रजातियों और वनस्पतियों के डेटाबेस को 339 प्रजातियों को शामिल किया गया। यह सूची पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। इस सूची में पशुओं के नए रिकॉर्ड और वनस्पतियों को शामिल किया गया है। जीव जंतुओं के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वनस्पतियों की खोजों की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में संकलित किया गया है, जिसमें वनस्पति और जीव जंतु केरल से खोजे गए हैं, जिसमें निम्नलिखित जीव जंतुओं को खोजे गए हैं, जिसमें मिनी ऑप्टेरिस फिलिप्स, यही एक लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ होता है। गिलिप स्क्रूप मेघालयांस, यह एक बांस वृक्ष होता है जो चमगादड़ के होता है, जो मेघालय में पाया जाता है। सेला मैकोक, यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सेला दर्रे में। तथा मक्के का ल्यूजो जेनेसिस, सफ़ेद गाल वाला मक्के है, भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। फिसिडुला जैंथोपाइगिया, यह येलो रम्ड फ्लाई कैप्चर है, यह मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया में पाया जाता है। भारत के अंडमान में नारकुंडम द्वीप में पाया गया है। और निम्नलिखित वनस्पतियों की जो खोज की गई उस वनस्पतियों के अंतर्गत आता है कैलेथिलेमेनोसा, ये आर्किड प्रजाति की एक प्रजाति है और यह पहले चीन और म्यांमार में पाई गई थी और भारत में नागालैंड के कोहिमा में जाम्फू पर्वत श्रृंखला में खोजी गई है, इसके संदर्भ में। फिर आता है नंदा देवियाँ पुसलकर के बारे में कि उत्तराखंड, हिमालय की तलहटी और गर्म पहाड़ी घाटियों में पाई गई है। नील ग्रेला पुलस्कर के बारे में कि यह दक्षिणी घाट पर स्थानिक जाति हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती हैं, इसके संदर्भ में है। अब जानते हैं GSI और BSI के बारे में।
जीएसआई की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसको 1875 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग में हुई थी। यह पूरे भारत में जानवरों की खोज, नामकरण, वर्णन एवं वर्गीकरण तथा दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। बीएसआई की स्थापना को 1890 में की गई थी और इसमें देश में पादप प्रजातियों की खोज करने, आर्थिक महत्व स्थापित करने के लिए पादप प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। गम्बूसिया एफिनिस के बारे में कि आंध्र प्रदेश ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए गम्बूसिया मछली को राज्य के जल निकायों में छोड़ा है। गम्बूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी संयुक्त राष्ट्र की स्थापित प्रजाति है। इस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है और यह मछली के मच्छरों में लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में व्यापक उपयोग किया गया है। भारत सहित कई देशों में गम्बूसिया को आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया और इस मछली की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धी मछलियों के अंडे और मेढक टेडपोल को खाने के लिए जाना जाता है। क्रिप्टोबायोसिस के बारे में कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ अति सूक्ष्म कृमियों से फिर से जीवित किया हुआ है। कृमि क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था से पहुंचकर 46,000 वर्षों से साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए हैं। क्रिप्टोबायोसिस के बारे में कि यह जीव की दशा होती है जिसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। उसकी चयापचय गतिविधियां मुश्किल से मापने योग्य होती हैं और इसे विपरीत रूप से रुक जाती है। अब आता है बाल में मवेशी बाड़बंदी या बांस बाड़बंदी के बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत में राजमार्ग किनारों में बल्ली बाड़बंदी को लागू करने की योजना बना रहा है और यह योजना मवेशियों को सड़क पार करने पर रोकेगी और खतरनाक दुर्घटनाओं को करने से बचाएगी। बाहुबल्ली मवेशी की बाढ़ की योजना के बारे में कि इसके तहत बांस के पहले क्रियोसोट तेल से उपचारित किया जाता है और इसके बाद पुनर्चक्रित हाई डेंसिटी पॉलीथीन का लेप लगाया जाता है और इससे अधिक मजबूत होता है और स्टील का विकल्प बनता है। इस बाढ़ का श्रेणी फर्स्ट फायर रेटिंग प्रदान करता है और यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरणीय चिंताओं का भी समाधान करती है। अब आता है सालसूना ऑफोजिटिफोलिया डिस्फोन्टोनिया के बारे में। यह हाल ही में खोजी गई झाड़ी की एक नई प्रजाति है जिसमें एमारैंथेसी कुल से संबंधित होती है। यह एक 12मासी झाड़ी होती है जिसमें गुजरात के कच्छ जिले के खारे, शुष्क तथा अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। भारत में खोजी गई नए सालसूना जीनस की नए प्रजातियों में देखते हैं सालसूना काली, सालसूना हेटमनी, सालसूना मोनोटेरा, कैरोसिकॉल इम्बिकेप्टस और हेलोगेटन ग्लोमेरेटस होता है। सालसूना जीनस के पौधों की पत्तियों में खारा जल पाया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है होलो बायोटेस्ट के बारे में कि पशुओं और पौधों को अपनी स्वायत्त इकाई के रूप में नहीं माना जाता है। इसके बजाय उसे होस्ट और उनकी संबंधित सूक्ष्म जीवों और तथा होलो बायोस के बने जैव आणविक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो होलोबाइंट एक होस्ट है जिसमें सभी सूक्ष्म जीवों सहजीवी इकाई के रूप में रहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए फलियों की जड़ों में मौजूद जीवाणु पौधे तथा उत्पादित शर्करा से लाभान्वित होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करके पौधों के विकास में मदद मिलती है। यह एक संगठित जीनोम होलो जीनोम का निर्माण करते हैं। इसके संदर्भ में है आपदा जोखिम न्यूनीकरण वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2023 के बारे में कि यह रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट की थीम को देखते हैं कि यह सतत विकास लक्ष्यों में लचीलेपन का मानचित्रण होता है। इसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में आता है कि यह पिछले 50 वर्षों में दर्ज की गई आपदाओं में 5 गुना वृद्धि का हुई है। सूखे के कारण यह उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में फसल उत्पादन के नुकसान में होने तथा भुखमरी का खतरा 80% तक बढ़ गया है। लचीलेपन के सर्वोत्तम वैश्विक पहलों में निम्नलिखित शामिल है, जिसमें शहरों के हीट वेव की समस्या से निपटने के लिए भारत का हीट एक्शन प्लान, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए साहेल क्षेत्र का ग्रेट ग्रीन वॉल पहल और लचीलेपन की प्रयास है किसी प्रणाली, समुदाय या समाज या किसी विपदा के प्रभाव में आने से समयबद्ध या कुशल तरीके से उनका प्रतिरोध करने, उनका सामना करने, अनुकूलन विकसित करने के बदलाव लाने और उभरने की क्षमता से जुड़ा हुआ है।
डीआरआर के लक्ष्य में बचाव की नैतिकता के सिद्धांत में अनुसार भूकंप, बाढ़, सूखा, जलप्रवाह जैसे प्राकृतिक खतरों में होने वाले नुकसान को कम करना होता है। और इस रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशों में देखते हैं कि लचीलेपन में अनुकूलन के पहले निवेश करने में आपदाओं से नुकसान होता है। और इसका स्थापना यूएनडीआरआर की स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक का संरक्षक है, इसके संदर्भ में है। अब आता है राज्यों में अग्निशमन में विस्तार और आधुनिकीकरण के योजना के बारे में कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के योजनाओं की शुरुआत की है। और इस योजना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण में वित्त पोषण बिंदु हेतु निर्धारित आवंटन से शुरू किया गया। यह प्रबंधन 2005 के तहत गठित एक कोष होता है, जो हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन के लिए भारत के परिवर्तन में आया हुआ है, जिसमें आपदा प्रबंधन, आपदा के बाद राहत अभियान और कार्यवाही पर केंद्रित है। और यह है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित होता है, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, रोकथाम, शमन और जमीनी स्तर पर तैयारी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित होती है, जिसे इस योजना की विशेषताओं को देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है। इस वैकुल कोष में 5,000 करोड़ की राशि अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने के लिए निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों को लाभ उठाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की कुल परियोजना लागत का 25% अपने बजटीय संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा, जो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में अपने बजटीय संसाधनों में 10% की प्रतिशत की राशि को योगदान करेगा। भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के संदर्भ में कि आइसलैंड में 24 घंटे में भूकंप में 2200 झटके दर्ज किए गए। यह आइसलैंड मध्य अटलांटिक का तट पर स्थित होता है। इसका कारण यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र रहा है। यह मध्य अटलांटिक क्षेत्र में प्लेटों की अपसारी गति के कारण हल्के हल्के भूकंप के लगातार झटके आते रहे तथा इनसे अपसारी गति के कारण हॉटस्पॉट का निर्माण होता है, जो जैसे गर्म पिघली हुई चट्टान एक ऊर्ध्वाधर प्रभाव मेंटल और प्रस्फुटित होकर बाहर निकलने का प्रयास करती है। माउंट फ्रागाडेल्फिया या एरिया फ्लाईकुट ज्वालामुखी आइसलैंड की 2 भूकंपीय क्षेत्र होते हैं। भूकंप को हल्के हल्के झटकों की श्रृंखला के संदर्भ में, जिसमें पृथ्वी की चट्टानों से होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों और धरातलीय तरंगों के कारण होने वाली कंपन को मैं भूकंप कहते हैं। और यह ऐसे तरंगों में ठोस के तरंग के माध्यम से यह गमन करती है। इसमें भूकंप की कार्यप्रणाली को दिखाया गया है, जिसमें बैकग्राउंड नॉइज दूसरे नंबर होती है, पी तरंग जो सबसे पहले पहुंचती है, फिर होती है इसके बाद एस तरंग पहुंचती है, फिर चौथी नंबर पर धरातलीय तरंग सबसे अंत में पहुंचती है और 5वें नंबर पर एस और पी के मध्य समय अंतराल को देखा जाता है। अब आता है सेल्फ क्लाउड के बारे में कि हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फ क्लाउड दिखाए गए हैं। सेल्फ क्लाउड को ऑर्क्स क्लाउड भी कहा जाता है। ये बादल सामान्यतः शक्तिशाली तूफान प्रणालियों से जुड़े रहते हैं और कई बार इन्हें बॉल क्लाउड, फनल क्लाउड या रोटेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बादल कभी कभी कपासी वर्षा मेघ के नीचे दिखाई देते हैं, जिसमें कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक सघन, ऊर्ध्वाधर रूप से अत्यधिक ऊंचाई तक फैले हुए बादल होते हैं, जो तीव्र वर्षा के कारण होते हैं। सेल्फ क्लाउड का निर्माण तब होता है जब कपासी वर्षा मेघ में आने वाली ठंड वायु स्थल पर पहुंचती है और यह ठंडी वायु स्थल पर तेजी से फैल जाती है। ये स्थल पर मौजूदा गर्म नरम वायु को और धकेल देती है। जैसे ही यह वायु ऊपर उठती है, जलवाष्प सेल्फ क्लाउड पैटर्न में संघनित हो जाता है। कास पठार के बारे में, कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट का बायोस्फीयर क्षेत्र होता है। इसमें पठार का नाम कासा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वानस्पतिक नाम एलियोकॉर्पस ग्लैंडुलोसस या रुद्राक्ष कुल का होता है। यह पठार आग्नेय शिलाओं से निर्मित है। यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के शीर्षक पर स्थित है। अब आ जाता है यूरेलाइट के बारे में। यूरेलाइट का अध्ययन के अनुसार भारत में ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है। ढाला क्रेटर 2500 से 1700 मिलियन वर्ष पहले यूरेलाइट नामक दुर्लभ प्राचीन उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। यह मध्य प्रदेश के ढाला क्रेटर ऐसी टक्कर से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। एशिया का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्रेटर है। यह भारत में उल्कापिंड के टकराव से निर्मित 3 प्रमुख क्रेटर में से एक है। इसमें 2 अन्य राजस्थान के रामगढ़ और महाराष्ट्र के लोनार में स्थित है। यूरेलाइट प्राचीन उल्कापिंडों का एक दुर्लभ वर्ग होता है, जो पृथ्वी के टकराए उल्कापिंडों का एक छोटा सा भाग होता है या घटक होता है।
आप जानते हैं एंथ्रोपोशीन युग के बारे में कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस युग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। यह कम्फर्ट झील या कर्नाटक के तटवर्ती अध्ययन से एंथ्रोपोशीन युग की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। क्रॉफर्ड झील के इसलिए चुना गया क्योंकि यह मैरोमैक्टिस है और यहाँ पर जल की परतें आपस में नहीं मिलती है। साथ ही इसकी तलछटों की परतों में पृथ्वी के जलवायु पर मानव गतिविधियों का वार्षिक प्रभाव संकलित किया गया है। अब जानते हैं एंथ्रोपोशीन युग के बारे में कि यह एक प्रस्ताविक युग है जो वर्तमान भूगर्भिक समय अंतराल को दर्शाता है और इस युग में मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी की पारिस्थितिकी में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इस युग में कई घटनाएं हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, महासागर का अम्लीकरण, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण, घातक हीट वेव आदि होते हैं। एंथ्रोपोशीन युग की शुरुआत सर्वप्रथम 2000 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रासायनिक पॉल क्रुटजन और जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजेन स्टोरेमर के द्वारा की गई थी। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक टाइम स्केल की 5 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें युग, महाकल्प, कल्प, युग और काल इसके अंतर्गत आते हैं। आधिकारिक तौर पर फेब्रुआरी योन सेंट्रलाइज महाकल्प चतुर्थ कल्प होलोसन युग के मेघालयन काल से है, जिसमें मेघालय काल में शुरुआत आकस्मिक भयंकर सूखे से हुई थी, जिसके कारण कई समस्याएं या कई सभ्यताएं नष्ट हो गई तथा भूविज्ञानिकों की परिघटना का पुनर्निर्माण मेघालय की मोमलोह गुफा प्रणाली से मिला हुआ है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है एनवायरमेंट का, जो पार्ट सेकंड है। यहाँ पर यह वीडियो भी फिनिश करते हैं और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।